नमस्कार दोस्तों। हम ऑन डिमांड इस सीरीज को चालू कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो शंकर आयस है उसमें से टेक्स्ट लेंगे और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा वो सिलेबस का पार्ट होगा। सिलेबस क्योंकि हमारा रिलीजियस सेक्रेड टेक्स्ट जैसा होता है, उस तरह से हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो हम पहले सिलेबस को कवर करेंगे, बाद में जो हमारा मटेरियल होगा वो हम शंकर आयस से लेंगे, जिसमें कि हम वो पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। क्योंकि शंकर आईएएस ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए सबसे अच्छा एक टेक्स्ट है जो मार्केट में है। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसी पे डिपेंड, उसी चैप्टर पे डिपेंड, जो कि वेरियस एग्जाम से आए हुए हैं। जैसे कि मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, जो हम आज कवर करेंगे, उसमें एमपीएससी फॉरेस्ट, एमपीएससी राज्य सेवा और यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिससे कि आप बेनिफिट हो सकते हैं। वो ये हमको क्या पता चलेगा इससे, सिलेबस, टेक्स्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमको एग्जामिनर का माइंड डिकोड करने में बहुत सारी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी पीसीएस के क्वेश्चन इसमें डालूं, तो आपने क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और फिर मैं उसको आपको उसके आंसर दे सकूंगा जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं। और ये सीरीज, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सीरीज किसके लिए बेनिफिट होगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी बैचलर्स परस्यू कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जो बॉटनी और जूलॉजी में जिनका स्पेशलाइजेशन है, उनमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक टॉपिक होता है। तो उस टॉपिक के लिए ये वीडियोस आपको बेनिफिट करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं वो भी मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे इस सीरीज को बनाने के लिए बहुत इंस्पायर किया, जिन्होंने मुझे इस सीरीज के लिए डिमांड रखी, तो वो भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तो है ही, जिनके लिए ये शंकर आईएएस एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बिना एग्जाम में उस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है उसको कवर नहीं कर सकते। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी का, तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट बेस आ रहे हैं, लेकिन जो इलिमिनेशन के लिए आपको जो ऑप्शन की इलिमिनेशन के लिए मदद करेगा, ये आपको जब आप इसको कवर करेंगे शंकर आईएएस को, तो जो ऑप्शन कई बार कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में जब आपको इलिमिनेशन की टेक्निक लगानी होती है, तो आपको वो, अगर आप उसमें से इलिमिनेट करेंगे, तो उस इलिमिनेशन के लिए आपको जो कि आपके टेक्स्ट में का जो स्टैटिक मटेरियल है वो आपको पता होना चाहिए। आप करंट तो कवर करेंगे ही, और करंट कवर करने के लिए भी आपको कोई टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी होता है। तो ये आपको इस सीरीज से बेनिफिट होगा। गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हमको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस हमने यहाँ पे यूपीएससी का लिया है, सो दैट कि जो बाकी के जो एग्जाम है उनका जो सिलेबस है वो आप तो जो बाकी के पीसीएस हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, अपने अपने जो स्टेट के पीसीएस के एग्जाम के सिलेबस है उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मटेरियल है जहाँ से हम कवर कर रहे हैं शंकर आईएएस, वो तो सेम ही रहेगा। सो पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. Okay, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है that it do not require subject specialization. Okay, so हम जब यहाँ पे देखेंगे, so ये प्रीलिम्स के अंडर में हेडिंग है, और जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में वो ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड है। वहाँ पर ज़्यादा कंसेप्ट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट जो है वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमको कंसेप्ट पता नहीं होते तब तक हम ये नहीं देख सकेंगे कि जहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन है। अभी यूपीएससी का न्यू ट्रेंड है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा, सो आपको पता होना चाहिए जो कॉम्बिनेशन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सके। सो इलिमिनेशन के लिए ये इम्परेटिव है, सबसे जरूरी बात है कि आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट भी रीड करना, उनको समझना इंपॉर्टेंट है। और कुछ आप क्वेश्चन भी देखेंगे जीएस मेंस में भी, जीएस 1 जो ज्योग्राफी के अंडर में जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन जो देखेंगे आप, वो वहाँ पे इस कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। उसको आंसर करने में, उन क्वेश्चन को आंसर करने में, वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल आंसर देने में आप इन कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। सो जीएस 1, सो हम देखेंगे कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आते हैं जीएस के। सो वैसा एनवायरमेंट का जो मेंशन है वो जीएस 3 में मेंशन किया गया है। एनवायरमेंट का जो मेंशन है वो जीएस 3 में है, लेकिन
GS1 में भी ज्योग्राफी के अंडर में आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2019 के मेंस में GS1 के अंडर कोरल रीफ का क्वेश्चन आया था, उसी तरह के बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी के अंडर में वो हेड करते हैं, और वहां पे आपका पूरा का पूरा मतलब कि 70 to 80% एनवायरमेंट का ये होगा, मतलब एनवायरमेंट का कंसेप्ट का यूज करके आप उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, वहां पे मल्टी डायमेंशनल उसको बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे GS3 में आपको आप देखेंगे कि हेड क्या दिया है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये हेडिंग के अंदर आपको वहां पे मेंशन किया गया है GS3 के अंडर। GS3 मेजॉरिटी इकोनॉमी का पेपर है, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स 10 मार्कर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वो भी इम्पोर्टेंट है, सो आप उनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीधा सीधा हम जो कवर कर रहे हैं वो शंकर आयस से कवर कर रहे हैं, और हम सीधा देखेंगे अब यहाँ पे डेफिनेशन शुरू करेंगे कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, मतलब जो भी एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उसका स्टडी उनका अपने बीच और विद देयर एनवायरनमेंट, और इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, यहाँ पे अ चाहिए था, बी हो गया है, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर, सो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी of organism in their habitat and their different type of biotic and abiotic processes taking place within that habitat. So हम ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में स्टडी करेंगे, हम हैबिटेट और नीच का डिफरेंस आगे देखेंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन के लिए अभी याद रखना है कि हम ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट में स्टडी करेंगे और वहाँ पे होने वाली बायोटिक एंड अबायोटिक प्लेसेस, बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस उस हैबिटेट में जो हो रही है उनका जो स्टडी है उसको हम इकोलॉजी बोलेंगे, ओके। देन हम आ रहे हैं एनवायरमेंट, it is clear definition of ecology. Then again next definition is of environment, okay. So what is environment? Organisms are molded by their environment and by their environment, okay. organism जो है वो हमेशा मॉडिफाई होते रहते हैं उनके एनवायरमेंट की वजह से, ओके। सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग, सो ये जो रीजन है, जैसे कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेस है, वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, मतलब एनर्जी फ्लो जो यूनिडायरेक्शनल होता है वो, एंड मिनरल साइक्लिंग, ये जो है वो एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। देन व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी? सो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी को हमको पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी हमको जरूरत क्या आन पड़ी, हमको देखना पड़ेगा कि हम जो भी किसी टॉपिक को हम जब देखते हैं तो हमको उसका हिस्ट्री देखना पड़ता है, और शंकर आयस में इसको ब्रीफ एक इंट्रोडक्टरी तरीके से कवर किया गया, ओके। एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही ओल्ड इसका हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रिमिटिव सोसाइटीज होते थे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता था कि आपके सर्वाइवल के लिए आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पता हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, इफ यू डोंट नो अबाउट योर एनवायरमेंट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर सर्वाइवल, कि कौन से प्लांट इंपॉर्टेंट है, कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से एनिमल को आप खा सकते हैं, कौन से प्लांट को आप खा सकते हैं, कौन से प्लांट पॉइजनस है। इसलिए एज ओल्ड एज जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही ओल्ड हमारा इकोलॉजी है, ओके। तो जो इसकी जानकारी है वो हमको कहाँ से मिलती है, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है, जो वैदिक पीरियड के हमारे टेक्स्ट है, ओके, वेदास, संहितास, द ब्राह्मणास, द अरण्यकास कंटेन द रेफरेंस टू इकोलॉजिकल कंसेप्ट। सो आपको यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? वैदिक पीरियड, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं आपको बताना क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं ताकि सिर्फ मैं ही वर्क ना करूँ, आप भी इसमें वर्क करें, और जितना आप इसमें वर्क करेंगे, जितना आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपका एक्सरसाइज होगा, उतने आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है उतनी आपको ही क्लियर होती जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड कहाँ से मतलब कब से कब तक रेंज हुआ, और वैदिक पीरियड के डिवीजन क्या क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ओके। ये अलग नहीं है, मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब ये आप ये ना समझे कि यहाँ से इकोलॉजी में हिस्ट्री कहाँ से आ गया। ऑल सब्जेक्ट आर इंटरकनेक्टेड, सो हम किसी सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आप देखिए यहाँ पर वेदास का, संहितास का, ब्राह्मणास का, अरण्यकास का, इनका रेफरेंस आया है, सो हमको ये पता होना चाहिए,
ओके। और जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को लिंक करना, कनेक्ट करना आना चाहिए। ओके। और दूसरा टेक्स्ट कौन सा है? इंडियन ट्रीटाइज मेडिसिन। ओके, ये एक टेक्स्ट है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, जिसको मेंशन किया गया है इंडियन ट्रीटाइज मेडिसिन। ओके, चरक संहिता। देन सर्जिकल द सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता। ओके, चरक संहिता किसने लिखा गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता ये भी दिखाता है कि उस टाइम के जो पीरियड के जो लोग हैं, सो वैदिक पीरियड के जो लोग हैं, बाकी के जो पीरियड के लोग हैं, सो आपको वैदिक पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि तब से अब तक हमको पता है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का नॉलेज क्या है, और उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो आप देखेंगे धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। ओके, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो मैंने ब्रीफ पॉइंट में आपको कवर किया है। इसमें हमको दिया गया है कि वेरियस एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया है, लैंड के बारे में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इसके बारे में हमको बताया गया है, इसके जो मतलब कि हम उस टाइम के कौन कौन से प्लांट हमको पता थे या फिर इस तरह से उनको कवर किया गया। ओके, सो हम देखेंगे एनवायरमेंट। अब हम एनवायरमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग द पॉपुलेशन। अब ये क्या है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? जो सराउंडिंग कर रहे हैं पॉपुलेशन को। ओके, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंपोनेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस, कंपोनेंट्स कॉमा इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग द पॉपुलेशन। तो हमको देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट में हम देखेंगे कि हम अगर किसी स्पेसीज का पॉपुलेशन पकड़ रहे हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स को पकड़ रहे हैं, तो उसके बाजू में जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, और जो हमारा जो बाकी चीजें हैं समझो सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंट। अगर हम पॉपुलेशन ह्यूमन बींग यानी ह्यूमन बींग्स के जो स्पेसीज है उसको हम अगर पॉपुलेशन पकड़ रहे हैं तो उसके बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स उसका एनवायरमेंट होगा। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अब हम देखेंगे कि बायोटिक किसको बोल रहे हैं, अबायोटिक किसको बोल रहे हैं, और हम उसके एग्जांपल भी देखेंगे कि जो एनवायरमेंट के कौन से कंपोनेंट अबायोटिक में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। देखो, बायोटिक मतलब क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बायोटिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई क्या कर सकते हैं उसका ही मतलब बायोटिक होता है। और अबायोटिक मतलब जो भी रेदर देन लिविंग है, नॉन लिविंग, वो सब अबायोटिक में आएगा। ओके, अब हम एनर्जी, अब एग्जांपल में देखेंगे हम एनर्जी, रेडिएशन, ओके, देन टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, देन वाटर, देन एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल सबस्ट्रेटम। ये जो सब चीजें हैं वो ये जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने जब एनवायरमेंट यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड द इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग द पॉपुलेशन। सो ये जो है ये अबायोटिक कंपोनेंट्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन को। ओके, उनकी ग्रोथ को, उनके नरिशमेंट को, मतलब किस तरह का, मतलब वाटर की क्वालिटी, वहाँ की एनर्जी की क्वालिटी, रेडिएशन की क्वालिटी वहाँ के पॉपुलेशन को मॉडिफाई करता है, वहाँ के पॉपुलेशन को ग्रोथ और उसके मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, देन बायोटिक। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक में क्या आएगा? ग्रीन प्लांट्स, अदर देन दैट स्पेसीज। जो अगर हम प्लांट्स को पकड़ रहे हैं तो उसके सराउंडिंग के अदर देन उस स्पेसीज, वो होगा उसका बायोटिक एनवायरमेंट। ओके, उसको हम एनवायरमेंट में नहीं पकड़ेंगे। जो पॉपुलेशन है वो तो हमारा बेसिक यूनिट है स्टडी का, तो हम एनवायरमेंट में उसको नहीं पकड़ेंगे। एनवायरमेंट में अदर देन दैट पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन का हम स्टडी कर रहे हैं उसके बाजू में, अगर हम ह्यूमन बीइंग का स्टडी कर रहे हैं तो ग्रीन प्लांट्स, उसके बाजू में जो ग्रीन प्लांट्स है वो, नॉन ग्रीन प्लांट्स उसको सराउंडिंग कर रहे हैं, देन डिकम्पोजर्स, देन पैरासाइट्स, देन सिम्बायंट्स, एनिमल्स, मैन। ओके, ये हो गए उसके बायोटिक कंपोनेंट। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। तो अब हम देखेंगे कि इकोलॉजी को हम, मतलब इकोलॉजी के क्या क्या लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के। सो हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएंगे। सबसे छोटा लेवल क्या होगा? यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो, अब देखिए आप कुछ जो इकोलॉजिकल साइंटिस्ट है या इकोलॉजिकल ऑथर्स है, आप कुछ बुक में ये इंडिविजुअल को नहीं लिया गया है। ओके, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने स्टडी डायरेक्ट पॉपुलेशन से शुरू किया है कुछ टेक्स्ट में। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम जो देख रहे हैं शंकराय इसमें इंडिविजुअल से दिया है, इसलिए हमने इंडिविजुअल से लिया है। पॉपुलेशन से लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे का आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि क्यों वो पॉपुलेशन से लेते हैं। उनका मानना यह है कि इंडिविजुअल एक आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो उसका इंटरेक्शन हमेशा होता रहेगा अदर ह्यूमन बीइंग से, नेचर से,
अदर पॉपुलेशन से। सो इसीलिए हमने पॉपुलेशन लिया है कि एक ही स्पीसीज कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो इंडिविजुअल अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इंटरेक्शन हमेशा होना चाहिए, इसीलिए, और अकेला वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए हमने पॉपुलेशन लिया है। ओके, सो वो जो ऑथर है वो पॉपुलेशन से लेते हैं, लेकिन हमने शंकर आईएएस में इंडिविजुअल से लिया है, इसलिए हम इंडिविजुअल से स्टडी करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव में, आप उसमें लिख सकते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं तो इंडिविजुअल से चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई आपकी कोई गलती निकाल नहीं सकता। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या आएगा, हम डेफिनेशन में देखेंगे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे, यह हो गया इंडिविजुअल, ये हो गया पॉपुलेशन, ये हो गया कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, उनका जो ये है इंटरेक्शन, वहाँ पे कम्युनिटी में आएगा। बाद में उसके लार्ज यूनिट आएगा इकोसिस्टम, उसके बाद में बायोम, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर। ओके, तो हमको देख लेना है कि यूनिट कहाँ से, सबसे पहले इंडिविजुअल, उसके बाद में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एग्रीगेशन होकर बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी का जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होगा तो बनेगा इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के बनेगा बायोम, और दुनिया के जो भी बायोम है वो पूरे मिला के बनाएंगे बायोस्फीयर। समझ रहे हैं? इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल स्पीसीज की भी बात कर सकते हैं। बाद में पॉपुलेशन, उसी स्पीसीज की पॉपुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। बाद में कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज की जब इंटरेक्शन होगा तो हम उसको कम्युनिटी बोलेंगे, और उस कम्युनिटी का जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होगा उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे, और वो इकोसिस्टम बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के हमारा बायोम बनाएगा, और यहाँ के जो बहुत सारे बायोम है वो मिला के बायोस्फीयर बनेगा। इज इट क्लियर? अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप मेंशन कीजिए, मैं आपको फिर से वहां पे, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वहां पे आपको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इंडिविजुअल्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी एबिलिटी है जो एक्ट और फंक्शन करेंगे इंडिपेंडेंटली, जैसे सिंगल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरियम हो गया, या फंजाई। सो ये हो गए इसके एग्जांपल। ओके, जो इंडिविजुअल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी एबिलिटी है कि वो एक्ट करेगा और फंक्शन करेगा इंडिपेंडेंटली। ओके, अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गेनेलिज, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। ओके, ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलिज और अदर पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस। ओके, इट इज द बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलिज की ये एक बॉडी है जो बनी हुई है, और अदर पार्ट्स जो साथ में मिलकर बहुत से प्रोसेस कैरी करेंगे लाइफ के, वो बनाएंगे इंडिविजुअल। ओके, सो आप देखेंगे, आप एक इंडिविजुअल है, आप में बहुत सी प्रोसेस चालू होती है। प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस? जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे प्लांट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, सो ये हो गया प्रोसेसेस। सो हम देखेंगे व्हाट इज द पॉपुलेशन। हमने देख लिया यहाँ का सिंगल यूनिट, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन, हम इस लेवल को स्टडी करते हैं। मैं बार बार जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उठा के डायग्राम को देखिएगा। ये जो है नोट्स, ये आपको डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने शंकर आईएएस से पूरे पॉइंट लिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आपको आएगा और मैंने छोड़ा है, रादर देन उसमें कुछ पॉइंट ऐड किए हैं कि जैसे कि आपको उसका हेल्प हो सके। ओके, सो आप वहाँ पे जाके उन पॉइंट्स को देख सकते हैं। So population. Okay, what is population? It is a group of individual of same species which are parts of same ecological community at same time. अब ये population क्या है? आपको इसको conceptually समझ के लेना पड़ेगा। ओके, what is the population? अब हम क्या बोलते हैं population, इसको मराठी में या फिर हिंदी में ट्रांसफर कर देते हैं जनसंख्या, लोक संख्या। उस तरह का कंसेप्ट नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन। दीज आर द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच आर अ पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी एट सेम टाइम। ये जो पॉपुलेशन है इसको एक ही इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट होना पड़ेगा, एक ही इकोलॉजिकल कम्युनिटी का ये पार्ट होना चाहिए, तभी हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। ओके, और सेम टाइम पे, ऐसा नहीं है कि जो स्पीसीज पहले आके गई है वो इवोल्यूशन में नहीं, मतलब कि जो इसकी प्रीडेसेसर स्पीसीज है वो उसको हम उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं। एट द सेम टाइम हमको एक एक वर्ड देखना पड़ेगा, विच आर पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी एट द सेम टाइम। ओके, सो हमको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, दे आर द पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी एट सेम टाइम बोला गया।
ओके, सो अब हमको देखना पड़ेगा कि टाइगर्स है, अब हमारे यहाँ पर जो टाइगर्स है, अब हम टाइगर पकड़ रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चंद्रपुर में जो ताड़बा अंधारी टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ वहाँ पे जो टाइगर है और नागपुर का जो पेंच में जो टाइगर है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ओके, मतलब कि जो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उसका वो पार्ट होना चाहिए सेम टाइम पे, तभी हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर हम कम्युनिटी पकड़ रहे हैं, अगर हम उसको इकोसिस्टम पकड़ेंगे, ताड़वा अंधारी बायोस्फीयर रिजर्व वो एक इकोसिस्टम बनाएगा, पेंच जो है वो एक इकोसिस्टम बनाएगा, तो वो इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन उसी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए, तभी हम उसको पॉपुलेशन बोल सकेंगे। अगर वो टाइगर भी है और वो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में है, वो सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट नहीं है और उसी टाइम पे नहीं है, तो हम उसको पॉपुलेशन बोल नहीं सकेंगे। समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि मैंने बहुत से फ्रेंड देखे जिनका स्पेशलाइजेशन है, उनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं कि व्हाट आर दिस पॉपुलेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। सो आपको देखना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल है सेम स्पीसीज के, ये सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है विच आर पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी एट सेम टाइम। ये सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए सेम टाइम पे, तभी हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। ओके, they occupy common geographical area and act as one unit in community processes। अब ये common geographical area, अब इकोलॉजिकल कम्युनिटी का उनको अगर पार्ट होना है तो उनको कॉमन जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करना ही पड़ेगा। ओके, एंड दे विल एक्ट एज वन यूनिट इन कम्युनिटी प्रोसेसेस। ओके, ऑर्गेनिज्म दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, एग्जांपल प्लांट एनिमल, बैक्टीरिया। अरे ये सॉरी, ये फिर से शायद यहाँ पर कॉपी हो गया है, सो ये पिछला ही पार्ट है। Organism that has ability to function independently, plant, animal, bacteria made up of organisms that work together to carry out the various processes of life। ये पिछला ही पार्ट है, ये नीचे यहाँ पर कॉपी हो गया है। इंडिविजुअल का पार्ट है, ये आप उसको उधर कॉपी कर लीजिएगा। ओके, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। सो आप जब पढ़ रहे हैं नोट्स में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये या तो आप क्रॉस कर दीजिए या फिर इसको ऊपर में एरो दिखा दीजिए कि ये ऊपर का पार्ट है। ओके, देन पॉपुलेशन, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो जाते हैं, आई ट्राई टू एलिमिनेट दैट, बट कभी कभी वो हो जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच आर पार्ट ऑफ सेम इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये भी फिर से भैया ने कॉपी कर दिया है, ठीक है, ये भी फिर से कॉपी किया गया है, सो आप इसको भी कट कर सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि जब नोट्स डाल रहा हूँ तो ये सब इसको एलिमिनेट कर दूँ। Okay, community it is an assemblage of different population of different species which display interaction among themselves and occupy same geographical area at same time। it is assemblage of different population of different species। अब हमने देखा कम्युनिटी में, कम्युनिटी के डायग्राम में हमने देखा ही होगा कि वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन है। एक मिनट हम देख लेते हैं, हमको बार बार डायग्राम को देखना चाहिए ताकि हम हमारे कंसेप्ट देखिए। यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज है, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, it is a group of individual of it is a assemblage of different population of different species। different population का assemblage है different species के, we display interaction among themselves and occupy same geographical area at same time। ये तो requirement है ही कि उसने same geographical area same time पे occupy करना चाहिए। named after, अब हम community को हम किस नाम से देंगे कि वहाँ पे सबसे डोमिनेंट स्पीसीज कौन सा है वो हम देखेंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रासेस ही होती है क्या? नहीं है, वहाँ पे शर्प भी होंगे, प्लांट भी होंगे, ट्रीज भी होंगे। ओके, सो ग्रासलैंड कम्युनिटी में, ग्रासलैंड कम्युनिटी का नाम हम किस तरह से देते हैं कि वहाँ पे सबसे डोमिनेंट ग्रासेस होते हैं, सो इसीलिए हम उसको ग्रासलैंड कम्युनिटी बोलते हैं। सो हम इसी तरह जो सबसे डोमिनेंट स्पीसीज होगी उसके नाम से उसको नाम दिया जाएगा। ओके, communities is not fixed or rigid, communities may be large or small। communities rigid नहीं है, fix नहीं है, वो large भी हो सकते हैं, small भी हो सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि कम्युनिटीज में इतने ही ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, इतने ही ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है वो कम्युनिटीज लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, अब ये टाइप कौन से बेसिस पर किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब उसमें क्या क्या इंटरडिपेंडेंस है? ओके, डिग्री ऑफ रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस और साइज, उसके वजह से उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया है। अब मेजर कम्युनिटी में इसके दो हमने ये दिए हैं,
मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। इसका डायग्राम भी होगा, शायद वो नीचे है। तो अब हम देख सकते हैं कि कम्युनिटीज को दो इसमें हमने डिफरेंशिएट किया है, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। ओके, सो किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस, उसमें कितना इंटरडिपेंडेंस है और साइज के बेसिस पे। ओके, अब मेजर कम्युनिटी ऑब्वियस है, अब हम जब साइज पे कर रहे हैं तो मेजर कम्युनिटी में क्या होगा? लार्ज साइज होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट सॉरी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे, डिपेंडेंट ओनली ऑन सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एडजेसेंट कम्युनिटीज। और एडजेसेंट कम्युनिटीज के जो इनपुट और आउटपुट है उस पर वो डिपेंड नहीं होंगे। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, डिपेंड ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज। माइनर जो है, मेजर में हमने देखा कि रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होगा माइनर में। डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज, ओके, ऑफन कॉल्ड एज सोसाइटीज, इनको सोसाइटी भी बोलते हैं माइनर कम्युनिटी को। These are secondary aggregation within major community are not completely independent as far as energy and nutrient dynamics are concerned. अब आप देखेंगे कि कोई भी एकदम इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, उसको एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिवर्सल सोर्स है सन, और आप देखेंगे फूड चेन को भी आप स्टडी करेंगे तो ये जो कम्युनिटीज होंगे वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये सेकेंडरी एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे मेजर कम्युनिटीज के अंदर, मतलब उनका ही सब पार्ट होंगे, एंड आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एज फार एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनामिक्स आर कंसर्न। अगर आप एनर्जी और न्यूट्रिएंट डायनामिक्स को लाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है? मैट ऑफ लाइकेन ऑन द काउडंग पैड, ठीक है, जो काउडंग पे लाइकेन जो ग्रो होता है उसका एक एग्जांपल लिया है हमने। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, इन द कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली। नंबर ऑफ स्पीसीज और साइज ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी में वेरी होता है। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज और साइज ऑफ मतलब कम्युनिटी में कितना स्पीसीज होना चाहिए वो भी वेरी करेगा, एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन भी वेरी करेगा, मतलब इतने इंडिविजुअल होना चाहिए वो कोई हम बता नहीं सकते, उसमें ज़्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं, कम भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, और स्पीसीज का भी जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, कम्युनिटी में है वन और सेवरल स्पीसीज, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी एंड द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कम्युनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए और उसका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कम्युनिटी के मेंबर है उनका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए वो कौन डिटरमाइन करेगा? एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, ठीक है। इकोसिस्टम, कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स अबाउटिंग सराउंडिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। हमने देखा है पहले, डायग्राम जाके फिर से देखिए, बार बार डायग्राम को देखना, वहां पे देखेंगे आपकी कम्युनिटी के बाद का जो लेवल है वो इकोसिस्टम है। और मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिटी उसके एनवायरमेंट अबायोटिक सराउंडिंग को मिला के, एनवायरमेंट वो भी कौन सा? अबायोटिक सराउंडिंग को मिला के क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। विद इन इकोसिस्टम अबायोटिक एंड बायोटिक प्रोसेसेस एंड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। इकोसिस्टम में वो दोनों प्रोसेसेस भी होंगे, बायोटिक अबायोटिक प्रोसेसेस भी होंगे, कंपोनेंट्स भी होंगे, वो प्रेजेंट होंगे, और वो क्या एक्सचेंज इंटरेक्ट भी करेंगे, वो आइसोलेशन में तो नहीं होगा, वो इंटरेक्ट करेंगे और मटेरियल अपने एक में के बीच में एक्सचेंज करेंगे। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब आप देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, शायद कहीं पे पूछा भी गया है, मैंने किसी क्वेश्चन में इसको देखा है, तो आप जाके देखेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। एवरीथिंग दैट लाइव्स इन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीसीज एंड एलिमेंट दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम में जो दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, ओके, एवरीथिंग जो इकोसिस्टम में रह रहा है वो अदर स्पीसीज से डिपेंडेंट है, और जो एलिमेंट है जो पार्ट है इकोलॉजिकल कम्युनिटी का, ओके, वो इकोसिस्टम बनाएंगे। इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज डैमेजेस और डिसअपियर, इट हैज द इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। अब आप देखेंगे कि कोई भी पार्ट इकोसिस्टम का
डैमेज होता है और डिसअपियर होता है तो वो पूरी इकोसिस्टम को डैमेज करेगा और उस इकोसिस्टम को स्टेबल इकोसिस्टम नहीं कर सकते। ओके, वो अनस्टेबल हो जाएगा। हेल्दी इकोसिस्टम, सभी हेल्दी इकोसिस्टम में सभी एलिमेंट बैलेंस में रहेंगे और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हेल्दी इकोसिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आप ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स वहाँ पे बैलेंस में होंगे और वो रिप्रोड्यूस होने में कैपेबल होंगे, समर्थ होंगे। ओके, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज ट्री और एज लार्ज एज फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि इकोसिस्टम एक ट्री जितना भी स्मॉल हो सकता है और फॉरेस्ट जितना भी लार्ज हो सकता है। ओके ओके, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, यहाँ पे कॉमा। ओके, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस है? तो आपको वहाँ पे दिया गया है शंकर आयस में, आप देखेंगे कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंट है। अब हम इकोलॉजी देखेंगे। इकोलॉजी में क्या बताया गया है वहाँ पे शंकर आयस में, शंकर आयस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया गया है, तो हम वही लेंगे क्योंकि हम सिंपल रखेंगे और आप वही वही पढ़ते जाएंगे। इसीलिए फिर अगर मैं कोई नया कंसेप्ट डाल दूँ तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट जाएगा। rather than सो हम उसको rather than we will make it simple और वही हम उसको ही रखेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द, अगर हम शंकर आईएएस एज ए इंस्टीट्यूट को पढ़ेंगे तो जो इंटरेक्शन है अमॉन्ग इट स्टूडेंट्स एंड जो बाकी के ये है स्टूडेंट एंड शंकर आईएएस एकेडमी, उसका जो इंटरेक्शन होगा उसको हम इकोलॉजी बोलेंगे। और एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट क्या होगा? जो अबायोटिक सराउंडिंग है, जो बुक्स है, टीचर्स है, रादर देन द स्टूडेंट्स, जो सब वहाँ पे है वो एनवायरनमेंट होगा। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि वो जो इंटरेक्शन हो रहा था स्टूडेंट्स और शंकर आईएएस में, तो उसी तरह का जो मतलब इकोसिस्टम में वो कम्युनिटी हो गई, कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कम्युनिटी एज ए स्टूडेंट आप वहाँ की कम्युनिटी हो गए और टीचर्स, बाकी जो बुक्स है और बाकी जो भी है वो आपका एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट और आप जो हो गए कम्युनिटी, और कम्युनिटी और एनवायरनमेंट मिला के क्या बनेगा? इकोसिस्टम। ओके, सो समझ गया इसमें क्या क्या डिफरेंस है, और आप एक बार उसमें शंकर आयस से पढ़ भी लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर सेम। जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है वो सेम ही होंगे, बायोटिक अबायोटिक जो भी कंपोनेंट है वो सेम होंगे। वो भी स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि आपको वो पूछ सकते हैं। ओके, अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए? इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स जो है वो आपका अबायोटिक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, अब अबायोटिक पार्ट, अबायोटिक पार्ट क्या होगा? सॉइल, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, सॉइल, वाटर, एयर, ओके, एंड लाइट एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब मिला के आपका अबायोटिक पार्ट बनेंगे। जो भी नॉन लिविंग है वो अबायोटिक। केमिकल्स, केमिकल्स क्या है? केमिकल्स होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस है वो हम इसको केमिकल में लेंगे। फिजिकल प्रोसेसेस, वोल्केनो, अर्थक्वेक, वेदर कंडीशन। अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होगा। किस बात का इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होगा? कि वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो कितना अच्छा फलेगा फूलेगा, वो कहाँ पे आपके अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कितना अच्छा सॉइल है, कितना अच्छा वाटर है, कितना अच्छा एयर है, कितना अच्छा लाइट एनर्जी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो ऑप्टिमम लेवल पे अगर उनको अवेलेबल होगा तो वो अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए ये अबायोटिक जो है वो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। ऑल्दो देयर फैक्टर्स इंटरेक्ट, ऑल्दो दिस फैक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर देखिए ये सब फैक्टर जो है वो एक में से इंटरेक्ट करेंगे, जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, और वो जो बायोटिक कंपोनेंट है इससे वो इंटरेक्ट करेंगे। अब और ये अबायोटिक जो फैक्टर है वो ऑल्दो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी फैक्टर, यहाँ का सॉइल हो गया, वाटर हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, हम अभी एग्जांपल लेंगे लाइट एनर्जी का, अगर जब ये ऑप्टिमम लेवल पे है तो ही ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमम लेवल पे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर वो एकदम कम है, मिनिमम लेवल के नीचे है और एकदम ज़्यादा है तो वो स्पेसीज वहाँ पे अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, रादर देन वो डाई कर जाएगी। सो हमको इसीलिए ये पॉइंट में हमने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि दिस फैक्टर इंटरेक्ट, ये अगर एक में से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन इसमें का एक भी फैक्टर अगर कम ज्यादा होता है तो वो लिमिट कर सकता है उनके एग्जिस्टेंस को। ओके, एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सन इज द एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। आपको पता है सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिल रही है वो इसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ।
इन प्लांट सन डायरेक्टली सप्लाइज नेसेसरी एनर्जी। अब प्लांट्स के लिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए सन ही एनर्जी सप्लाई करेगा। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? नहीं अगर पता है तो आप 8th के एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, अगर आप टोटली अनअवेयर है इस कॉन्सेप्ट से, या फिर आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट को एक बार। इन प्लांट सन डायरेक्टली सप्लाइज नेसेसरी एनर्जी, एनिमल डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट। एनिमल्स को वो एनर्जी इनडायरेक्टली मिलेगी, कैसे? प्लांट्स को वो ईट करेंगे, जो एनर्जी प्लांट्स ने तैयार की गई है, फॉर्म की गई है, वो उसको कंज्यूम करेंगे। ईट करने के बाद में प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, दोनों को ईट करने के बाद में एनिमल्स को वो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। ओके, रेनफॉल। वाटर एक इसेंशियल फैक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो एक्वेस मीडियम में ही होते हैं, ये आपको पता है अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो भी, या फिर जनरली भी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एक्वेस मीडियम में होते हैं, इसलिए वाटर तो चाहिए। और जो ह्यूमन बींग में है, प्लांट में, वो बायोकेमिकल रिएक्शन तो होते ही रहते हैं। और ये क्या करेगा? वाटर जो है वो हेल्प टू रेगुलेट, वाटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। ओके, हैबिटेट ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है वो वहाँ पे रहते हैं वाटर में, तो वो उनका हैबिटेट हो गया। टेम्परेचर क्रिटिकल फैक्टर है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, एक रेंज में ही टेम्परेचर को वो। अब आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते हैं, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो 0 और उससे कम है वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते हैं। सो ये क्रिटिकल फैक्टर है जो सर्वाइवल और उसके वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन को भी, जो बॉडी में हमारे कंसिस्टेंटली बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उनको भी ये टेम्परेचर एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता रहता है। बाद में हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर को ही हम एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर हेल्दी बायोस्फीयर रह रहा है। इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। व्हाई देयर इज द ओनली लाइफ ऑन द प्लेनेट, ओनली लाइफ ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड अर्थ, क्योंकि उसके लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है। ओके, ठीक है। सबस्ट्रेटम टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल सबस्ट्रेटम में क्या होगा? उसका सबस्ट्रेटम, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो उसका सबस्ट्रेटम क्या होगा? सॉइल में क्या क्या पाया जाएगा? माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंजी, इनवर्टिब्रेट्स। ओके, फिर हम देखेंगे एक्वेटिक। अगर सबस्ट्रेटम है तो प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रोब्स लाइव इन फ्रेश वाटर, वो सी में भी रहेंगे। ओके, सम माइक्रोब्स वो जो है वो हॉट वाटर वेंट जो होते हैं सी में, वहाँ भी पाए जाते हैं। तो वो उनमें एक यूनिक फीचर होता है कि वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, और वो जो कुछ बैक्टीरियाज है वो उस, आप लिखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऐसे बैक्टीरियाज है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, जो वॉल्केनोज के भी, जहाँ पे वॉल्केनोज और इनका इंटरेक्शन होता है वहाँ पे भी वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि कौन से वो बैक्टीरियाज है वो जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर में और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में भी। मटेरियल क्या है? मटेरियल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, दिस ये जो है मटेरियल, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस है, ये डिकम्पोजिशन के बाद में क्या बनाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? CO2, H2O, NO3, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड मेटल आयन, ये सब बनाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग का डिग्रेडेशन होता है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बाद ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएंगे। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे? ये होंगे लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड भी देखेंगे कि आप जो लाइफ है उसको डिटरमाइन करता है। और लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ सकेंगे अगर आप क्लाइमेटोलॉजी के जो चैप्टर है, जो कि आपके ज्योग्राफी में आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो सेक्शन है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लैटिट्यूड अल्टीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा। और कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आप इसमें डाल के भी आप जो विकिपीडिया है वहाँ पे भी आप डाल के देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ओके, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। लैटिट्यूड जो होगा, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे कि हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर डिटरमाइंस करेगा लैटिट्यूड को। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 0 डिग्री इक्वेटर से,
तो टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आते हैं आप देखिएगा। बाद में पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, इस तरह के क्लाइमेट ये लैटिट्यूड हमको डिफाइन करते हैं, मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वो डिफरेंशिएट कौन करेगा? लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड बेसिकली क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस है, जो भी हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट पाया जाता है उसको हमने लैटिट्यूड के हिसाब से हमने जो एनवायरनमेंट है उसको डिफरेंशिएट किया गया है। और हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है, पोलर क्लाइमेट कैसा है, इस हिसाब से हमने उसको डिफरेंशिएट किया है। और ये डिफाइन करेगा कि स्पीसीज कैसे वहाँ पे पाए जाएंगे, वहाँ पे लाइफ कैसी पाई जाएगी, वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो ये डिटरमाइन करेगा। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड होगा सी लेवल से पीक तक। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा, एयर कूल होते जाएंगी एंड ड्रायर इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और वाइल्ड लाइफ जो होगा वो कम कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ कम कम होते जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो हार्श होते जाएगा क्लाइमेट। ओके, सो लैटिट्यूड अल्टीट्यूड दो ये है जो डिटरमाइन करेंगे कि आप स्पीसीज किस तरह से, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और वो कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएंगी। ओके, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। अब हम इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उनके फंक्शनल एट्रीब्यूट से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल, ये टू नहीं चाहिए, TO2 चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट। ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होंगे? ऑटोट्रॉफ हो गए सेल्फ नरिशिंग। सेल्फ नरिशिंग मतलब जो खुद का अन्न खुद बनाते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब हम देखना, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर इनमें, क्योंकि वो ऑप्शन में जब आते हैं तो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस, मतलब आपको पता नहीं चाहिए प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना होता है, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करना होता है। और जो प्रोड्यूस है वो ऑटोट्रॉफ से, ऑटोट्रॉफ मतलब कि जो खुद का जो ये है फूड है वो खुद बनाएंगे। अब ये बेसिकली क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी है और अल्गी भी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, कौन से बैक्टीरिया जो है वो कीमोट्रॉपिक है। ओके, उसका क्लासिफिकेशन आप दीजिए। कीमोट्रॉप्स मतलब जैसे ऑटोट्रॉप्स होता है जो सन से अपनी एनर्जी बनाते हैं, वो जो कीमोट्रॉप्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जो निकलती है उससे अपने फूड को बनाते हैं। सो आपको उनको बोलते हैं कीमोट्रॉप्स। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ऑल्दो ये शंकरायस में नहीं दिया गया है लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको इसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से बैक्टीरिया कीमोट्रॉप्स होंगे, कौन से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होंगे, उनके नेम बताएंगे, और कौन सी अलगी है जो प्रोड्यूसर है। ओके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ये है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, CnH2O/N। ओके, फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स और ये ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया एंड अलगी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के बाद ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ओके, सप्लाई टू नॉन प्रोड्यूसर। अब ये नॉन प्रोड्यूसर को सप्लाई करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे? नॉन प्रोड्यूसर इनको फीड करेंगे, इनको खाएंगे, तो नॉन प्रोड्यूसर्स को भी ये जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट होंगे जो कि ये काम करेंगे, प्रोड्यूसर का काम करेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होगा? मैक्रोस्कोपिक अलगी। कंज्यूमर कौन होता है? हेटेरोट्रॉप, फैगोट्रॉप, इनको क्या बोलेंगे हम? अदर नरिशिंग। इनको क्या बोलते हैं हम? अदर नरिशिंग, जो कि दूसरों को नरिश करते हैं। ओके, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन फूड, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन फूड, वही मैं कंफ्यूज हो गया। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन फूड, ये खुद का प्रोड्यूस नहीं, फूड जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ, दोनों से लेंगे या फिर प्लांट से एनिमल्स किसी एक में से लेंगे। कंज्यूमर, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या खाते हैं। कंज्यूमर्स को दो भागों में हम ये करेंगे, कौन से? मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। ओके, अब वर्ड्स इटसेल्फ हैज इट्स ओन मीनिंग। सो अब आप देखेंगे कि मैक्रो कंज्यूमर क्या होंगे, माइक्रो कंज्यूमर क्या होंगे। अब माइक्रो कंज्यूमर्स जो टाइपिस्ट है उसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर शायद कर दिए है यहाँ पर। जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो यहाँ पे मैक्रो चाहिए था,
जो मैक्रो कंज्यूमर होंगे वो फूड और फीड ऑन प्लांट एनिमल बोथ एंड कैटेगराइज ऑन देयर फूड रिसोर्सेज। फूड सोर्सेज पे हम उसको बोलेंगे, यहाँ पे माइक्रो नहीं, मैक्रो होना चाहिए। जो मैक्रो कंज्यूमर है वो किस चीज पे फीड करेंगे, प्लांट्स एनिमल और दोनों पे, और उनके फूड सोर्सेज के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करेंगे। फर्दर उनका कैटेगराइजेशन उनके फूड सोर्सेज पे होगा, मैक्रो कंज्यूमर का, नॉट माइक्रो, मैक्रो। ओके, आपको ध्यान रखना है। वो टाइपोग्राफिकल एरर है, मैं खुद टाइप नहीं करता हूँ, किसी और को देता हूँ तो शायद वो टाइप करते हुए उसने बहुत से एरर कर दिए, तो प्लीज आप उसको अंडर एस्टिमेट कीजिए, या फिर आप उसमें कुछ बेटर जो भी हम कर सकते हैं उसमें हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, हर्बियोर्स जो है, हर्बियोर्स क्या होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बिवोर्स में और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में फर्क है। हर्बिवोर मतलब हर्बिवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फीडिंग ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, हर्बेशियस में फर्क है, हर्बिवोर्स में फर्क है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, हर्बिवोर्स मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेगा, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लेवल है कंज्यूमर जो कि प्लांट पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर बन गए। ऐसे कंज्यूमर जो कि प्लांट्स पे कंज्यूम करते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। कौन से, उसका एग्जांपल क्या होगा, काऊ होगा, रैबिट होगा, जो घास खा रहे हैं, वो उनको हम हर्बिवोर भी बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो फीड होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। ओके, एग्जांपल वोल्स क्या खाते हैं, काऊ खाते हैं, रैबिट खाते हैं। ओके, तो हम उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर, ये टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बहुत मैक्सिमम बार ये ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो आपको वहां पे इसको एलिमिनेट करते आना चाहिए। कार्निवोर्स विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑल्सो नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर। कार्निवोर जो आप होंगे इनको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल्सो नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर भी हम इनको बोलेंगे। ओके, एग्जांपल लॉयन विच इट वॉल्स। ओके, ये हो गए कार्निवोर। इसमें टॉप कार्निवोर भी आते हैं जो कि सबको खाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं हॉक्स है जो सबको खाते हैं, वो टॉप कार्निवोर में आता है। तो हम देखेंगे वो फूड चेन में, तब हम इन कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओमनिवोर्स, अरे यार यहाँ पे भी गलती कर दी, ओमनिवोर चाहिए, OMNIVORE। ओके, ओमनिवोर। ठीक है, ओमनिवोर जो है ये क्या करेंगे, कंज्यूम, ये दोनों को कंज्यूम करते हैं। इनको हम मिश्रहारी बोलते हैं हिंदी में। प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल्स आर मैन एंड मंकी। ओके, मैन एंड मंकी दोनों को खाते हैं। मैन एंड मंकी जो दोनों, जो इन सबको खाते हैं, मैन एंड मंकी को नहीं खाते हैं, मैन एंड मंकी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर बोलेंगे। इनका एग्जांपल हो गया मैन एंड मंकी। ओके, माइक्रो कंज्यूमर जो हो गए वो सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे हम। सैप्रोट्रॉप्स क्या हो गया, इनको हम डिकम्पोजर ऑस्मोट्रॉप भी बोलते हैं। ये भी टर्मिनोलॉजी बहुत बार अपेयर होती है, तो इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, डिकम्पोजिंग डेड सब्सटेंसेस पे फीड करते हैं। ओके, जैसे कि डंक होगा, या फिर कोई काऊ होगा, या ये होगा जो मरा पड़ा है, उस पर ये फीड जो होते हैं, इनको माइक्रो कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये है माइक्रो कंज्यूमर। जो ऊपर माइक्रो कंज्यूमर आया था ना, वो मैक्रो थे, ये है माइक्रो। ओके, हमने यहाँ पर देखा भी है कि ये करेक्शन है, यहाँ पर मैक्रो होना चाहिए और ये है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर कौन से होंगे, सैप्रोट्रॉप्स होंगे। ओके, डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फीड करेंगे, जैसे डिट्रीटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, उनको डिकम्पोज करेंगे और उससे जो एनर्जी मिलेंगी उस पर ये फीड करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, डिट्रीटस जो है प्लांट और एनिमल का, उस पर फीड करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और उसमें से जो एनर्जी मिलेंगी उस पर फीड करेंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई जो इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और आपको स्टेप्स भी बताना है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 12th की जो NCERT है उसमें बताया गया, और ये बहुत से एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन, पहला स्टेप कौन सा है, लास्ट का स्टेप कौन सा है, आप मेंशन कीजिए। बहुत से स्टेप है, मिनरलाइजेशन है, देन बहुत से उनके जो स्टेप है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कितने स्टेप है और कौन से स्टेप है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स जो होगा उसमें से आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो इकोसिस्टम में फिर से रिलीज होंगे, तो वो रीयूज, यहाँ पे रीयूज चाहिए था। ओके, रीयूज बाय प्रोड्यूसर उनको फिर से यूज करेंगे और वो फिर से हमारे इकोसिस्टम में रिसाइकल हो गए। सो इस तरह से
रिसाइकल का जो नेचुरल प्रोसेस है वो काम करता है। अब ये इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, अर्थवॉर्म हो गया, ओके, सॉइल ऑर्गेनिज्म, नेमेटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ओके। Detritivores are the organism which feed on the dead and decaying, okay. Then classification of ecosystem। अब नेचुरल इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन दो इसमें होता है, टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ओके। सो हम देखेंगे टेरिस्ट्रियल में कौन सा आएगा, फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा, डेजर्ट आएगा, ओके। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मराइन वाटर, ठीक है। सो इसके जो क्लासिफिकेशन है, ये चार्ट आप याद रखिएगा, माइंड मैप की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो सेल्फ रेगुलेशन का काम करते हैं। दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, ओके। स्पेसिस स्ट्रक्चर को भी वो रेगुलेट करते हैं, फंक्शनल प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं। और इसकी ये जो कैपेसिटी है उनकी स्पेसिस स्ट्रक्चर को एंड फंक्शनल प्रोसेस को रेगुलेट करने की, उसको हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, ओके। होम्योस्टेसिस जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उसमें भी आता है, तो वो कहाँ पे आता है, और जो जूलॉजी का भी एक टर्म है होम्योस्टेसिस, तो वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए हम वो क्यों यूज करते हैं वो भी, और किस रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम इंक्लूड, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये है फूड है, फ्यूल है, फाइबर है, शेल्टर है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर है, ओके। ये जो है इकोसिस्टम क्या क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है, फूड जो हम खा रहे हैं, फ्यूल है, फाइबर है, शेल्टर जो हम घर बन रहे हैं वो टिम्बर भी है, वो हमारे इकोसिस्टम से ही आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं वो भी इकोसिस्टम से आ रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर वाटर ये भी जो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है वो भी हमारे इकोसिस्टम के सर्विसेज है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेजेस, तो ये भी नेचुरल प्रोसेस से जो होता है। और ट्राइबल के कुछ रिचुअल्स भी है जिससे वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। द हिंदू में आया था वो आर्टिकल, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि क्या जो प्रोसेसेस है ट्राइबल के, क्या जो उनके रिचुअल्स है वो जो डिटॉक्सिफिकेशन और डिकम्पोजिशन जो वेस्ट है उसमें मदद करते हैं, नेचुरल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो रिचुअल्स है वो मदद करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर मैं तो आपको बताऊंगा, ओके। आप जरूर मैं जो बातें बता रहा हूँ उनको मेंशन कीजिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आके गया है या फिर द हिंदू में वो कहीं पे अपीयर हुए हैं, सो आपको वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ठीक है, आपके क्लाइमेट को स्टेबलाइजेशन करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत सी खबरें आ रही है कि एनवायरनमेंट जो है वो फिर से अच्छा मतलब कि वो हो रहा है। गंगा नदी के भी कुछ रिपोर्ट आए हैं कि वो गंगा जो रिवर है, रिवर गंगा, उसमें पोल्यूटेंट्स की मात्रा में भारी कमी आ गई है। और बाकी जो एयर क्वालिटी देखेंगे उसमें वो बहुत अच्छी सुधारना हुई है। तो आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये जो है वो नेचुरली इकोसिस्टम करते रहता है, और वो नेचुरली हो ही रहा है, क्योंकि हम हमारे अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो जो स्टैंड स्टिल पे आ गई है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो उसी वजह से वेस्ट भी कम जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रट्स, ओके, फ्लड्स एंड ड्रट्स को ये मॉडर्नाइजेशन भी करते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में शायद GS 1 में क्वेश्चन आया था कोरल रीफ का, तो इसमें आप ये एक दे सकते हैं, ये एक आप डायमेंशन उसमें जोड़ सकते हैं, मॉडरेशन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रट्स, जैसे कि मैंग्रोव भी होता है वो भी इसमें काम करते हैं। तो आपको देखना है और इसके एग्जाम्पल याद रखना है। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड फोर्सेस ऑफ विंड्स, ठीक है, मॉडरेशन, जैसे कि टेम्परेचर एक्सट्रीम को हम मॉडरेट करते हैं, इकोसिस्टम नेचुरली फोर्सेस ऑफ विंड को भी जो ये है वो स्टेबलाइजेशन का काम करती है इकोसिस्टम नेचुरली, ओके। जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये क्या करते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका जनरेशन भी करेंगे और रिन्यूअल भी करेंगे, और इसके साथ में न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग भी करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इकोसिस्टम की जरूरी चीज़ें है, और ये क्वेश्चन में आता है, इनको हमको मेंशन करना है। जो डिस्क्रिप्टिव हम क्वेश्चन मेंस में लिखेंगे उसमें ये पॉइंट्स हमारे आने चाहिए, और ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है। जनरेशन एंड रिन्यूअल, और आप मेंशन भी कर सकते हैं उसको कि ये कब आए हैं। जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ओके। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट में भी ये इकोसिस्टम हमारी मदद करती है, इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज। नेचुरल मैकेनिज्म है जो डिसीज को कंट्रोल करने के लिए
वो भी आप देख सकते हैं कि नेचर का अपना एक खुद का यूनिक है। और पॉलिनेशन ऑफ प्लांट, मेरे को आप बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये राज्य सेवा में शायद 2018 के राज्य सेवा या 2019 के राज्य सेवा में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, वो जोड़ी लगाने के लिए शायद आया था राज्य सेवा में, या फिर एमपीएससी के जो कंबाइन होता है एग्जाम उसमें आया था। तो आप मेरे को बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होंगे उस टाइप के पॉलिनेशन को करने के लिए। क्या देना है आपको क्वेश्चन के आंसर में, पॉलिनेशन कौन कौन कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो आपको एक टेबल के फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, इसको आप लाइटली ना लीजिए। जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको याद रखिए। आप एक पेन एंड पेपर साइमल्टेनियसली जब ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके पास रखें, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज has key to crop varieties, livestock breed, medicine and other product, culture and aesthetic benefits. Okay, इसके कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स है। इकोटोन, इसके कल्चरल भी बेनिफिट्स है, एस्थेटिक भी बेनिफिट्स है। ओके, ये जेनेटिक रिसोर्सेज भी मेंटेन करेगा क्रॉप वेराइटीज के, जैसे कि जीन पूल को मेंटेन करेगा, लाइवस्टॉक ब्रीड्स, मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, व्हाट आर द इकोटोन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बहुत से बार एग्जाम में आ गया है। इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू एंड मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, बहुत से जो दो और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम जब इंटरेक्ट करेंगे उनके बीच का जो जोन होगा उसको हम इकोटोन बोलेंगे। अब हम देखेंगे, अब हम देखिए ये, अब हम बोलेंगे कि ये है एक इकोसिस्टम, शायद मैंने दिया है डायग्राम, एक बार देख लेते हैं, शायद उसने नहीं डाला है, मैंने एक डायग्राम दिया था। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हम पकड़ेंगे, ये हो गया एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसके बाद हम ऐसे तीन, और ये जो डायग्राम है सिंप्लीफाइड, ये हमें मेंस में ड्रॉ करना है। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में आधा एक मार्क अपना हमारा बढ़ा देता है, तो हम इसको इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम इसको बोलेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये हो गया हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, और ये जो दोनों के बीच का जो जोन है, ये जो इंटरमीडिएट जोन है, ये हो गया इकोटोन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम डेफिनेशन में, जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी डाइवर्स होता है, ये दो जो डाइवर्स इकोसिस्टम है इनके बीच का जो जंक्शन का जोन होगा ये होगा इकोटोन, ये हो गया हमारा इकोटोन। ओके, दिस इज अवर इकोटोन। ओके, हम देखेंगे अब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये इसके एग्जांपल है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मराइन इकोसिस्टम, इनके बीच का जो इकोटोन होगा देखेंगे। ओके, एग्जांपल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, यूस्चरी, रिवर बैंक। अब हम देखते हैं यूस्चरी किन दोनों के बीच का इकोटोन होता है, ये होता है देखेंगे हम फ्रेश वाटर, जो रिवर जहाँ पे मिलते हैं सॉल्ट वाटर रिसोर्सेज से, वहाँ पे यूस्चरीज तैयार होते हैं। तो हम देखेंगे यूस्चरीज क्या है, और यूस्चरीज में देखेंगे हम कि उनकी यूनिक ही बायोडाइवर्सिटी होती है। सो ये जो है वो ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन यूस्चरीज, क्या है, ट्रांजिशनल जोन है फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, इनके बीच का। ओके, तो ये है इकोटोन उन दोनों के बीच का। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम की वजह से, ये शंकर आयस का डायग्राम है, आप देखेंगे वहां पे भी देखिए ये इकोसिस्टम 1 हो गया, ये कौन सा है, लैंड इकोसिस्टम है, ये हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और इन दोनों के बीच का जो इकोसिस्टम है ये हो गया इकोटोन। ओके, ये मार्शलैंड जो है वो इकोटोन, और इसको क्या बोला गया, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। और आप देखेंगे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, यहाँ पे प्लांट्स मिल रहे हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल होंगे वो यूनिक होंगे, यहाँ के एक्वेटिक के देखिए आप जो दिख रहे हैं वो अलग होंगे, लेकिन जो ट्रांजिशनल जोन है इनके अलग ही ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस तरह का डायग्राम आप एग्जाम में दे सकते हैं, छोटे से फॉर्मेट में आप एक राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में इसको बना सकते हैं। ये आपको ये आपके मार्क्स बढ़ाएगा, हाफ या 1 मार्क्स तो एग्जाम में आपको ज्यादा देखी जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन, इट में बी नैरो और वाइड, ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। ओके, इंटरमीडिएट कंडीशंस, इंटरमीडिएट कंडीशंस होते हैं
यहाँ पे इकोटोन में दोनों भी जो एडजॉइनिंग इकोसिस्टम है उन दोनों से जो यहाँ के कंडीशन होंगे वो इंटरमीडिएट कंडीशन होंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से जो यहाँ पे जो कंडीशन मिलेंगे वो इंटरमीडिएट तरीके के कंडीशन होंगे। ओके, लीनियर इसका जो ये होगा ये लीनियर तरीके से ये बढ़ते जाएगा, जैसे कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा जैसे आप दूर दूर जाते जाएंगे इन स्पेस कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पेसिस कंपोजिशन ऑफ आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए था, स्पेसिस कंपोजिशन चाहिए था। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेसिस कंपोजिशन चाहिए था। ओके, जैसे 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 आप लीनियर प्रोग्रेशन में जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा समझो आप यहाँ से इधर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका ट्रांजिशन हो रहा है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में। ओके, सो यहाँ पे एक का स्पेसिस कंपोजिशन का जो ये है प्रोग्रेसिव इंक्रीज होते जाएगा इनकमिंग कम्युनिटी का, मतलब यहाँ की जो इनकमिंग कम्युनिटी है वहाँ पे स्पेसिस कंपोजिशन इसका इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हम जा रहे हैं यहाँ पे जो कोई स्पेसिस कम्युनिटी होगी उसका जो कंपोजिशन होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पेसिस कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड साइमल डिक्रीज इन स्पेसिस कंपोजिशन ऑफ आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ओके, सो जब हम बाहर जा रहे हैं तो ये जो यहाँ का स्पेसिस कंपोजिशन होगा वो कम होते जाएगा और यहाँ का जो स्पेसिस कंपोजिशन होगा वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर समझो टेरेस्ट्रियल प्लांट मिल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ मिल रहे हैं, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाएंगे तो उनका जो होता है वो कम होते जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो नहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, लेकिन और हम देखेंगे एक्वेटिक, अगर हम देखेंगे कि एक्वेटिक जो मार्शी जो हैबिटेट में जो कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो जब आप एक्वेटिक में जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक स्पीसीज का कंपोजिशन प्रोग्रेसिवली कम होते जाएगा, एक का स्पीसीज का कंपोजिशन प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाएगा। ओके, what is age effect? Sometimes the number of species and population density of some of the species is much greater in the zone than the other. अब इसमें एक एज इफेक्ट आता है। एज इफेक्ट में क्या बोलेंगे हम कि जो हमारे इकोटोन में है वहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कुछ स्पीसीज की ये इस जोन में बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, देन द अदर कम्युनिटी। ओके, मतलब कम्युनिटी आपको पता है कि बहुत सारे स्पेसीज मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, तो इस कम्युनिटी में कुछ स्पेसीज का कंपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, उनके पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी इन स्पेसीज की। कौन से जोन में? जो हमारा इकोटोन का जोन है वहां पे, उसको हम क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट। क्या बोलेंगे उनको? एज इफेक्ट। ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरली मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन, और जो ऑर्गेनिज्म इस एज इफेक्ट के जोन में मिलेंगे उनको हम एज स्पेसीज बोलेंगे। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज स्पेसीज एज इफेक्ट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल हम ले रहे हैं तो वहां पे ये अप्लीकेबल होगा बर्ड्स को। ओके, एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन द मिक्स हैबिटेट ऑफ द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो हैबिटेट है, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो हैबिटेट है वहां पे ये जो है डेंसिटी ऑफ बर्ड्स आपको ज्यादा मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे? इस जोन को, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे एज इफेक्ट। ओके, और हम इसको बोलेंगे एज जोन। ओके ओके, सो ये एग्जांपल दिया गया है और ये इकोटोन में ही पाया जाता है एज इफेक्ट। ओके, डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निच, हालांकि ये शंकरायस में नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी मैंने लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन में आपके अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगा। हैबिटेट मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसका प्लेस, ये किस तरह से काम करेगा? एड्रेस की तरह, आप कहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह आपके घर का एड्रेस है उस तरह उसका वो हैबिटेट होगा। हैबिटेट ऑफ, एग्जांपल क्या है? हैबिटेट ऑफ बुलफ्रॉग इज पॉन्ड, ये उसका एग्जांपल हो गया। अब नीच क्या है? ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या ऑक्यूपेशन को परफॉर्म कर रहा है, हाउ इट गेट्स फूड, रिप्रोड्यूसेस। ओके, वो किस तरह से फूड मिला उसको, वो किस तरह फूड ऑब्टेन कर रहा है, वो किस तरह रिप्रोड्यूस हो रहा है। ओके,
वो किस तरह से अपने एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड कर रहा है, उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। और वो नीच में आएगा कि वो ये सब एस्पेक्ट आएगी नीच में, देखेंगे आप। हैबिटेट में हमने क्या बोला है, हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म लिव कर रहा है। नीच मतलब उसका ऑक्यूपेशन बता रहा है, मतलब उसको फूड कहाँ से मिल रहा है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो किस तरह से इन कंडीशन को अवॉइड कर रहा है। ओके, वो क्या बताएगा आपको, नीच। ओके, नीच डिटरमाइंस हैबिटेट। अब नीच उसका हैबिटेट डिटरमाइन करेगा, मतलब वो नीच क्या है बेसिकली, वो किस तरह से फूड ऑब्टेन कर रहा है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो किस तरह के क्लाइमेट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, इन चीजों से उसका हैबिटेट डिटरमाइन होगा, नेचुरल सी बात है। एग्जाम्पल, वुड पिकर कांट लिव इन बैक ग्रासलैंड। अब वुड पिकर का एग्जाम्पल लिया है, वुड पिकर जो है वो ग्रासलैंड में नहीं रह सकते बिकॉज देयर नीड इज टू फाइंड इंसेक्ट इन द ट्री ट्रंक। अब बराबर है, वुड पिकर को इंसेक्ट कहाँ पे मिलेंगे, ट्री ट्रंक। ग्रासलैंड में ट्रीज जो है वो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो वो वुड पिकर कहाँ पे बेनिफिट करेंगे, जहाँ पे उसका फूड जो एबंडेंट में है। तो वो जो है उसका जो नीच है, उसकी जो हैबिटेट है, मतलब उसकी जो हैबिट है इंसेक्ट फाइंड करने की, उस हैबिटेट ने उसका हैबिट डिटरमाइन किया। समझ रहे हैं आप, उसकी हैबिट क्या है कि इंसेक्ट खाने की ट्री ट्रंक से। तो जब ट्री होंगे तभी ट्री ट्रंक होगा और तभी वो ट्री खा पाएगा, इसीलिए उसकी हैबिट ने उसका हैबिटेट डिटरमाइन किया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो नीच में से आया है। हमने देखा ना अभी कि नीच क्या बताता है कि वो कैसे फूड ऑब्टेन करता है, वो नीच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है, ट्री ट्रंक से, तो ट्री ट्रंक होना जरूरी है, तो इसलिए ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। ओके, नीच इज यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ओके, नीच क्या है, इट इज ए यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में उसकी स्पेस क्या है ये वो बता रहा है। ओके, प्लेस क्या है, ये फंक्शनल रोल क्या है वो भी बता रहा है, हाँ, और प्लेस। ठीक है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल फैक्टर दैट स्पीसीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। बराबर है। नीच इज यूनिक फॉर स्पीसीज, दैट मीन्स नीच इज यूनिक ऑफ फॉरेस्ट। कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ की गई है, फॉरेस्ट नहीं चाहिए। नीच इज यूनिक ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का नीच यूनिक होता है। इसका मतलब होता है कि जो स्पीसीज है, दो स्पीसीज का कभी एग्जैक्ट नीच नहीं होगा। ओके, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस तरह से कंजर्वेशन में रोल पता करेंगे, अगर आपको कंजर्वेशन किसी स्पीसीज का करना है तो आपको उसका नेटिव हैबिटेट पता होना चाहिए, आपको उसके नीच रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नीच रिक्वायरमेंट क्या वो खाता है, वो कैसे रहता है, किस तरह के चीज़ों को वो टॉलरेट कर सकता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पीसीज एंड शुड इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ नीच आर फुलफिल्ड। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, जब हमको नीच के बारे में नॉलेज होगी तब हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ नीच कितने तरह के हैं, हैबिटेट नीच, फूड नीच, रिप्रोडक्टिव नीच, फिजिकल एंड केमिकल नीच। अब हैबिटेट नीच क्या होगा, कहाँ पे वो रह रहा है। फूड नीच क्या होगा, what it are decomposes and what species it competes with. ओके, मतलब वो क्या खाता है। ओके, what it is, ऐसा चाहिए था, वो क्या खाता है और किस तरह के स्पीसीज के साथ कम्पीट करता है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, what it eats, what is its हो गया, तो what it eats। ओके, वो क्या खाता है और किस तरह के स्पीसीज से वो कम्पीट करता है, वो होना चाहिए फूड नीच में। ओके, रिप्रोडक्टिव नीच, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। फिजिकल एंड केमिकल नीच क्या होता है, टेम्परेचर एंड लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट। मतलब फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो होंगे वो केमिकल नीच में आएगा, सिंपल। डू यू नो, अब मैंने कुछ क्या किया है, ये भी शंकर राय इसमें नहीं है, मैंने कुछ स्कीम को आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि आपको कुछ स्कीम के बारे में पता हो, ताकि स्कीम पर भी बहुत से बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमको वो पता हो सके। ओके, अब हम देखेंगे नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ओके, ये स्कीम है गवर्नमेंट का, जो 2000 और 2002 में शायद करीब ये स्कीम चालू हुआ था। इसका एम क्या है,
अब हमको देखना पड़ेगा, जब हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं तो हमको 3 तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम किसी स्कीम के बारे में पूछते हैं, उसके यूनिक फीचर पूछते हैं, उसके यूनिक फीचर क्या क्या है, और उस स्कीम के क्या प्रोविजंस है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऑप्शन में अपीयर होते हैं। और तीसरा, वो कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है। ओके, अब ये जो है, ये जो स्कीम चला रही है वो जो है वो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, MOEFCC। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये चलाती है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ओके, JIM, ये दूसरी स्कीम है। इसका क्या एम है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर बिसाइड द क्रॉस सेक्टर एक्टिविटी ऑन द लैंडस्केप बेसिस। यहाँ पर कुछ शायद गलती की गई है, लेट मी सी। हाँ, ये जो है यहाँ पे क्या चाहिए था? कवर चाहिए था। ओके, इसने क्रॉस कर दिया है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बिसाइड क्रॉस सेक्टोरल, यहाँ पे क्रॉस सेक्टोरल चाहिए था, क्रॉस सेक्टोरल एक्टिविटीज ऑन द लैंडस्केप बेसिस। ओके, सेक्टर नहीं, क्रॉस सेक्टोरल एक्टिविटी ऑन द लैंडस्केप बेसिस ऐसा चाहिए। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बिसाइड द क्रॉस सेक्टोरल एक्टिविटी ऑन द लैंडस्केप बेसिस। ओके, तो ग्रीन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का ये क्या है? ये एक एम है कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। ओके, फॉरेस्ट की क्वालिटी को अच्छा करे और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाए। ओके, ठीक है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, नॉट प्रेजेंटेशन, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ओके, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम होना चाहिए। टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट मेजर्स। ओके, FFPM नाम की स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन करना है और मैनेजमेंट मेजर, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ओके, ये भी एक स्कीम है। ये 3 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। इसका सोर्स PIB है, आप इसको देख ले, इन स्कीम्स को पढ़े। ये बार बार अपीयर होगी, योजना में भी अपीयर होगी, और जो बाकी के मैगजीन है उसमें से आप इनको पढ़े, क्योंकि स्कीम पे हर बार क्वेश्चन आता है। और ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री की है, ये भी आप, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ये यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप ये ऐड कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट मेजर। अब जब हम मैनेजमेंट की बात की गई है तो हमको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको एक यूनिक डाला है कि आपको ये पता होना चाहिए। जो बच्चे फॉरेस्ट के एग्जाम देते हैं वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वर्किंग प्लान, और एक मेरा कलीग है उसको ये पूछा भी गया था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वर्किंग प्लान में क्या क्या होता है। व्हाट इज वर्किंग प्लान? वर्किंग प्लान किस लिए बनाते हैं? फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, स्टेट इसको कौन प्रिपेयर करता है? स्टेट प्रिपेयर करते हैं। ओके, इट हाईलाइट द वेरियस एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन द फॉरेस्ट डिवीजन। ओके, फॉरेस्ट डिवीजन में कौन कौन सी एक्टिविटीज को लेना है उसको ये जो है वो हाईलाइट करता है। ओके, अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमारा ये जरूरी होता है। वर्किंग प्लान इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। अभी मिनिस्ट्री से इसका अप्रूवल लेना होता है वर्किंग प्लान का। बिसाइड फंड्स कलेक्ट अंडर कैंपा, कैंपा के अंडर जो फंड कलेक्ट होता है, कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ओके, इसके अंडर जो फंड आता है उसके साथ ही कंपनसेटरी लेवीज जो आते हैं, इंट्रा स्टेट अलाइज, मतलब जो बाकी के जो फंड है स्टेट के अंदर वो जो आते हैं उसको हम प्लांटेशन एक्टिविटी में जो वर्किंग प्लान के अंतर्गत यूज करते हैं। ओके, इंक्लूडिंग कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, ये होता है वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान के अंतर्गत आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अंतर्गत उस प्लान का अप्रूवल आपको मिनिस्ट्री देती है। उसके अंतर्गत आप कैंपा और अदर जो फंड होते हैं उनको यूटिलाइज करके प्लांटेशन एक्टिविटी में आप यूज कर सकते हैं। ये इन शॉर्ट वर्किंग प्लान होता है। ओके, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये क्या है?
इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल लिखने की कोशिश की गई है। ओके, तो नेशनल फॉरेस्टेशन जो प्लान है, इसको फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब फॉरेस्ट की स्कीम किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए इसको लिया है। स्टेट लेवल में क्या होता है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी होती है स्टेट लेवल पे। ये 3 टायर, ये फर्स्ट, मतलब आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ऐसे एरो के, ये यहाँ पे फर्स्ट टायर होगा, ओके, यहाँ पे सेकंड टायर होगा और यहाँ पे थर्ड टायर होगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट टायर पे क्या आएगा, SHDA स्टेट लेवल डेवलपमेंटल अथॉरिटी। सेकंड आएगा डिवीजन पे फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी, ये है डिवीजन लेवल, ये है स्टेट लेवल। फर्स्ट लेवल जो स्टेट लेवल है, सेकंड है डिवीजन लेवल और ये है विलेज लेवल। ओके, तो फर्स्ट लेवल पे आएगा स्टेट लेवल पे आएगा स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी। ओके, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी, SFDA स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी। और जो डिवीजन लेवल पे वो FDA फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी। और जो और अपना जो डिवीजन लेवल है, डिवीजन लेवल पे जो आएगा वो आएगा डेवलपमेंटल एजेंसी, फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी, FDA। और जो विलेज लेवल है वहाँ पे आएगा JFMC, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पे SHDA स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी, SFDA। ओके, एच नहीं चाहिए यहाँ पर, SFDA चाहिए। ओके, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, SFDA स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी, फॉरेस्ट डेवलपमेंटल एजेंसी और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी। और आपको यहाँ पे मेरे को बताना है कि जो विलेज लेवल पे JFMCs रहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, इनका कंपोजिशन क्या होता है। ओके, JFMCs का जो कंपोजिशन है वो जो होता है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देखना है। और ये जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो हमने तीनों स्कीम देखे, ये तीनों स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये कौन चलाता है, MUFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और एक क्वेश्चन आपको यही पे मैं दे रहा हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या फर्क होता है, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यहाँ पे 60-40 है जो बाकी स्टेट है, और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट है वहाँ का कॉन्ट्रीब्यूशन 90-10 होता है। ओके, तो आपको मेरे को बताना है। अब मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है, तो आपको मेरे को बताना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अब हम आ रहे हैं बायोम। ओके, ये बायोम, ये डायग्राम हमारा शंकर आईएएस में नहीं दिया है, मैंने NCERT से लिया है, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप पेपर में ड्रॉ करेंगे जब भी बायोम पे क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ करेंगे मतलब करेंगे, क्योंकि ये आपके बायोम का ये बताता है। ये है एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर। ओके, और यहाँ पे हमने लिया गया है एक्स एक्सिस पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ओके, इन सेंटीमीटर। तो ये बायोम है। बायोम कौन कौन से, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओके, डेजर्ट्स, आर्कटिक एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये प्रेसिपिटेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। और ये है शंकर आईएएस में दिया गया डायग्राम, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन ऊपर का जो डायग्राम है वो NCERT का है, तो आप, मेरी राय ये है पर्सनल कि आप उसी को ड्रॉ करें। टेरिस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एनॉर्मस रीजन कॉल्ड एज बायोम। अब जो टेरिस्ट्रियल पार्ट है बायोम का, वो बहुत से बायोस्फीयर का, सॉरी, वो बहुत सारे बायोम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और वो बायोम्स किस तरह से कैरेक्टराइज हो गए, क्लाइमेटिक वेजिटेशन, एनिमल लाइफ किस तरह से है, वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, जनरल सॉइल टाइप कैसा है। ठीक है, नो टू बायोम्स आर अलाइक, दो बायोम्स एक तरीके नहीं होते हैं। ओके, क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम्स एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, जो क्लाइमेट होगा वो डिटरमाइन करेगा द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम्स, मतलब किस तरह का क्लाइमेट मिल रहा है, वो आपको वो बाउंड्रीज डिटरमाइन करेंगे बायोम्स के बीच की। आप देखेंगे ऊपर की डायग्राम पे, वहाँ पे आपको क्लियर या मतलब समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्लाइमेट आप बाउंड्री डिटरमाइन कर रहा है। तो आप
जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो आप एक बार देख लीजिएगा। एन अबंडेंस एंड प्लांट्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है वहाँ बायोम को डिटरमाइन करने के, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। और आप देखेंगे कि वहाँ पे लिया गया है एक्स एक्सिस, आप देखेंगे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को लिया है। वो इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बायोम को डिटरमाइन करने के लिए। और बायोम का जो बायोम जो फैले हुए हैं वो किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेम ऑफ द बायोम टुंड्रा, डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स है और उसका क्लासिफिकेशन है, ये हमने लिया है शंकर आईएएस से। तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा, मैं एक बार इसको रीड कर ले रहा हूँ आपके लिए। टुंड्रा, नेम ऑफ द बायोम, बायोम इज द टुंड्रा बायोम। ठीक है, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग आइस बाउंड पोल्स। आइस बाउंड पोल है, आइस बाउंड पोल में तो कोई आपको वेजिटेशन भी नहीं, कोई एनिमल भी नहीं मिलेगा। उसके नीचे जो एरिया आएगा वो टुंड्रा का आएगा। ओके, डिवाइड ऑफ द ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड शर्ब्स, यहाँ पे ट्री नहीं मिलेंगे, शर्ब्स मिलेंगे इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द टुंड्रा बायोम। ओके, ग्राउंड फ्लोरा इंक्लूड द लाइकेन एंड द मॉसेज एंड द सीजेस। आपको लाइकेन, मॉसेज, सीजेस आपको यहाँ पे अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओके, द टिपिकल एनिमल्स आर रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स। आप क्या करिए, जो भी एनिमल यहाँ पे मिलते हैं उनको एक बार विकिपीडिया पे डाल के उनका इमेज देख लीजिए। जो भी आपका विजुअल जो आपका दिमाग में बैठ जाएगा वो एकदम मेमोरी, आपका विजुअल मेमोरी ज़्यादा होता है रीडिंग और बाकी तरह से। तो आप एक बार अगर विजुअल मेमोरी में उसको बिठा लेंगे तो वो आपकी याद में रहेगा। और कभी भी वो टर्म अब जब हमारे हम हमारे पढ़ने में या फिर हम किसी भी बुक में आती है तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन का जो पिक्चर है वो हमारे बैक माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पीसीज मिलती है, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई वोल। वोल देख लीजिए आप, ये कौन सा है, लिमिंग, आर्कटिक हेयर, टेरामिगन, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आर मोस्ट एबंडेंट। ओके, तैगा, तैगा में क्या, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, नॉर्दर्न यूरोप एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड टुंड्रा। नॉर्थ यूरोप में मिलेगा ये आपको, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, देन टुंड्रा। टुंड्रा से इसको थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर लगेगा, ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉनिफरस एवरग्रीन। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट किस तरह से होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आप पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में, आपको पता चल जाएगा। ये जो होते हैं कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इनके लीव्स होते हैं निडल की तरह होते हैं। सम आर पाइन्स एंड फर्स। ओके, फाउना निडल की तरह होते हैं और जो क्रिसमस ट्री है उस तरह से ये यूनिक होते हैं। मतलब कि इनका जो मॉडिफिकेशन होता है, ये बर्फ वगैरह जो होता है उसके स्लैंटिंग के लिए इनको बनाया जाता है। सो इनके जो लीव्स होते हैं वो भी निडल की तरह होते हैं। ठीक है, फाउना कंसिस्ट ऑफ द बर्ड्स, हॉक्स, फर बियरिंग कार्निवोर्स, लिटिल मिंक, एल्क्स, प्यूमा भी देख लीजिए आप, साइबेरियन टाइगर, वोल्वरिन भी एक मस्त सा ये है, बॉल्स। ओके, ठीक है, टेम्परेचर एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट एक्सटेंड ओवर सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप। ठीक है, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप पे होगा। आप यूरोप का मैप देख लीजिए, सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप के कौन से कंट्रीज है आपको वहाँ पे ये मिलेगा, टेम्परेट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न अमेरिका, ओके, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न अमेरिका में मिलेगा। वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर एंड एबंडेंट रेनफॉल। यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एवरेज टेम्परेचर मिलेगा और एबंडेंट रेनफॉल होगा। ठीक है, Flora include tree like beech, oak, maple, cherry. Most animals are the familiar vertebrates and invertebrates. These are generally the most productive agricultural areas of the earth. These are generally most productive agricultural areas of earth. Okay, ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है ये बहुत ही प्रोडक्टिव है। क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये जो कंडीशन है, जैसे जैसे आप टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे वहाँ वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी वो रिच होते जाएगी, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फेवरेबल चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी स्पीसीज के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगे, बाउंड विद द लाइफ, ट्रॉपिकल एंड रेनफॉल इज हाई। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर 7% ऑफ द अर्थ। ये जो नंबर्स है ये आपको याद रखना है।
40% ऑफ द वर्ल्ड्स एंड एनिमल स्पीसीज, ये कौन से फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन आप देखेंगे, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होगा? आप जो देखेंगे इक्वेटर, इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो होगा आपका ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो कंडीशन जो है वो एक्सट्रीमली फेवरेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, इसीलिए यहाँ पे 40% ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आपको मिल रहे हैं। मल्टीपल स्टोरी broadly evergreen tree species are in abundance. Most animal and epiphytic plants क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए। And concentrated in canopy and tree zone. Epiphytes are the plants which are grown on the other plants. Okay, ये होते हैं epiphytes। प्लांट्स होते हैं या फिर जो वेल तरीके होते हैं वो epiphytes होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सवाना these are the tropical regions. Savanna is the most extensive in Africa. ये अफ्रीका में आपको बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। grasses with the scattered trees and fire resisting thorny shrubs. ग्रासेस है, यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीज भी मिलेंगे, थॉर्नी श्रब्स भी होंगे जो भी फायर रेजिस्टिंग होंगे। फाउना इंक्लूड अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स। अब सवाना है, सवाना में क्या होगा? ग्रासलैंड होगा। बहुत ग्रासलैंड और सवाना में फर्क इतना होता है, ग्रासलैंड में तो भी इक्का दुक्का ट्रीज मिल जाते हैं, सवाना में पूरा ही ग्रास होता है। ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर। अब ग्रास है तो क्या मिलेगा? ग्रेजर ही मिलेंगे भाई। ब्राउजर मिलेंगे, एंटीलोप, कौन से एंटीलोप, बफेलोज, जेब्रास, एलिफेंट्स, rhinoceros, the carnivores include cheetah, hyena, mongoose and many rodents. Okay. नॉर्थ अमेरिका, ग्रासलैंड क्या है? नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड में ग्रासेस डोमिनेंट होते हैं, लेकिन फिर भी श्रब्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। लेकिन सवानाज में आपको ट्रीज बहुत ही कम, बहुत मतलब ग्रासलैंड से ना के बराबर ही होते हैं। ग्रासलैंड में तो भी थोड़े ट्रीज आपको मिलेंगे। ग्रासलैंड कहाँ पे होगा? नॉर्थ अमेरिका में, यूक्रेन में। टेम्परेचर कंडीशंस, टेम्परेट कंडीशन होती है यहाँ पे with low rainfall. Okay, grass dominate the vegetation. grassland है तो grass ही होंगे ज़्यादा। The fauna include the herbivore like bison, antelope, cattle, rodent, pyrene dog. Pyrene dog नहीं होता है, ये rodent होता है। देख लेना एक बार, इसका पिक्चर भी देख लेना। ठीक है। रिच एंड डाइवर्सिटी एरियाज एंड ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड। ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड मतलब जो कि डायरेक्ट ग्राउंड पे अंडे देती है। ठीक है, और ग्राउंड पे नेस्ट होते हैं उनके। टर्म है, टर्म का मीनिंग खुद में ही है आपका। डेजर्ट जो होता है कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में होता है, विद वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल विद वेरी लो ह्यूमिडिटी। दिस डेज आर द वेरी हॉट बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। डेजर्ट में डेज जो होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं और नाइट में वो कोल्ड होते हैं। आपको पता ही है डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक। द फ्लोरा इज ड्रॉट रेजिस्टेंट सच एज कैक्टस। फ्लोरा इज ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डेजर्ट है तो ड्रॉट रेजिस्टेंस होगा ही, क्योंकि रेनफॉल ऑब्वियसली कम होता है। क्या मिलेगा? कॉक्टस, यूफोरबियास, सेज ब्रश, फौना, रेप्टाइल, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, जो कि ये डेजर्टिक कंडीशन जो सस्टेन कर सकते हैं वही वहाँ पे रहेंगे। अब एक्वाटिक जोन, इनको हम बायोम नहीं बोलते, लेकिन कुछ बुक्स इसको बायोम भी बोलते हैं, सो इट इज नॉट वाइडली डिफाइंड। ठीक है, सो डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट जोन। ठीक है, हर जोन का डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ होगा। ठीक है, और ये हमने किस बेसिस पे जोन को डिवाइड किया है? सैलिनिटी, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्वेटिक सिस्टम पहले देख लेते हैं कौन कौन से। फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर होगा जिसमें सॉल्ट कम होगा। मराइन में सॉल्ट होगा। यूस्चरीज जो होगा दोनों का इंटरमीडिएट। कोरल रीफ एंड मैंग्रोव्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज लोटिक, मूविंग वाटर एंड लेंटिक, स्टिल स्टैग्नेंट वाटर। फ्रेश वाटर को दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, springs, rivulet, creeks, brooks, rivers. Lentic water bodies include the pools. अब जो है हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लोटिक मतलब फ्लोइंग में कौन से आएंगे फिर? देखिए, स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है, रेवुलेंट्स है, क्रीक्स है, ब्रूक्स है, रिवर्स है। लेंटिक मतलब स्टैंड स्टिल है, स्टैंड स्टिल में क्या आएगा? पूल आएगा, पॉन्ड आएगा, स्वैम्प आएगा, बोग आएगा, लेक आएगा। डिफरेंट टाइप्स है। द वेरी कंसिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इनके फिजिकल, हर एक का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक
होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि रिवर और इनमें एरियाज में डिफरेंस होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ के फिजिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क होगा। मराइन इकोसिस्टम नियरली 3/4 जो है वो अर्थ सरफेस है वो ओशियन से कवर्ड है, ठीक है। वो एवरेज डेप्थ क्या है उसका 3750 मीटर, और सैलिनिटी क्या है 35 पीपीटी, और ये एवरेज है, ओके। 35 पार्ट्स पर 1000, अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है NaCl, ओके। यूस्चरीज कोस्टल बेस, रिवर माउथ, टाइडल मार्शेस फॉर्म द यूस्चरीज। कोस्टल जो बेस है, रिवर माउथ है, टाइडल मार्शेस जो है, ये यूस्चरीज को फॉर्म करेंगे। इन यूस्चरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स मीट द ओशियन वाटर एंड टू आर मिक्स्ड बाय एक्शन ऑफ टाइड्स। जो दोनों है यूस्चरीज में, फ्रेश वाटर एंड जो सॉल्ट वाटर, ये मिक्स होगा। मैंने आपको पहले ही बताया यूस्चरीज जो है वो दोनों के बीच का जो मतलब जो दोनों के बीच का ट्रांजिशनल जोन होता है वो इकोटोन था, ये यूस्चरीज है। यूस्चरीज इक्वेटर फॉर्म करती है, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच का ट्रांजिशनल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे वो कि दिस टू आर मिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ टाइड्स। यूस्चरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द एडजेसेंट रिवर और सी। क्यों होगा एज इफेक्ट, भाई हमने अभी पढ़ा, अगर समझा नहीं है तो फिर जाके पढ़िए। क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्यों ज्यादा स्पीसीज होगी यूस्चरीज में, क्योंकि रीजन है एज इफेक्ट। अब क्यों है वो आप देखिए, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए, जिनको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, शाबाश। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, ऐसा पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब बायोस्फीयर देखेंगे, ये लार्जेस्ट यूनिट है। बायोम्स, सब बायोम्स एग्रीगेट होके क्या बनाएगा, बायोस्फीयर, ओके। रिप्रेजेंट द हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन, ये हाईली इंटीग्रेटेड जोन है, इंटरेक्टिंग जोन है, कंप्राइजिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ये हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन है, जो तीनों को मिलकर बनाता है। और एक डायग्राम है इसका अच्छा खासा, जो आप ये देखिए, ये है वो डायग्राम, ये है बायोस्फीयर। ये इंटरेक्टिंग और इंटीग्रेटेड जोन है। ये लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, हाइड्रोस्फीयर मतलब जो हम वाटर को सिग्निफाई करते हैं। इन तीनों से मिला के जो रीजन आएगा, ये रीजन ऑफ एक्शन, ये जो रीजन है वो बनाएगा बायोस्फीयर, ओके। सो ये जब तीनों इंटरेक्ट करेंगे तब बनेगा बायोस्फीयर, ओके। इन बायोस्फीयर बनने के लिए इन तीनों का इंटरेक्ट करना जरूरी है। सो ये डायग्राम आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर एक नैरो लेयर की तरह है अर्थ की अराउंड। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, अगर हम अर्थ को एप्पल के साइज का पकड़ रहे हैं, अर्थ को हम एप्पल के साइज का पकड़ रहे हैं, तो बायोस्फीयर उसके स्किन की तरह होगा, जो ऊपर का स्किन होता है उतना इसका बायोस्फीयर होगा अर्थ का। लाइफ इन बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर, ओके, बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन। ओशियन सरफेस से 200 मीटर और 600 मीटर अबव सी लेवल, यहाँ तक आपको अबंडेंट में लाइफ मिलेगी। कहाँ पे, 200 मीटर नीचे सी के और 6000 मीटर ऊपर। बायोस्फीयर इज अब्सेंट एट एक्सट्रीम, ये -NT मतलब अब्सेंट, ठीक है। अब्सेंट एट एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ये जो बायोस्फीयर है वो अब्सेंट होगा। एंड एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाईएस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशियन, highest mountain and deepest ocean, since existing of hostile condition they do not support life। हमने पहले ही देखा है लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड किस तरह से जो इसका जो डिस्पर्स है, मतलब कि जो लाइफ कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, डिस्पर्सल ऑफ लाइफ है, वो लिमिट करते हैं। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, नॉर्थ और साउथ में जब हम जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ, तो अल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो अल्टीट्यूड में हम देखेंगे कि जैसे जैसे कंडीशन हार्ड हो जा रहा है डीपेस्ट ओशियन में या फिर एक्सट्रीमली हाई पे, तो ये जो रीजन है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते। ओकेजनली स्पर्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया डू ऑकर एट ग्रेट हाइट। अब आप देखेंगे 8000 मीटर के ऊपर भी कुछ जो फंजाई और बैक्टीरिया के स्पोर मिलेंगे, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं क्या, नहीं होते हैं। दे रिप्रेजेंट ओनली द डॉर्मेंट लाइफ, ओके। डॉर्मेंट मतलब जो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो रहा होता है उसको हम डॉर्मेंट बोलते हैं, तो वो डॉर्मेंट लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी रिक्वायर फॉर लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम फ्रॉम सन, ऑब्वियस है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर लाइफ ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। जो न्यूट्रिएंट चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो एयर, वाटर एंड सॉइल से आ रहा है। द सेम केमिकल्स आर रिसाइकल ओवर एंड ओवर अगेन फॉर लाइफ टू कंटिन्यू। सेम केमिकल जो होते हैं वो रिसाइकल
होते हैं बार बार लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बायोस्फीयर। बराबर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोस्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं पे कुछ कंडीशन ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे कुछ एक्सट्रीम है, कहीं पे ऑप्टिमम है। तो उस हिसाब से कहीं पे जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन है वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी में मिलेंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे जहाँ पे कंडीशन हार्श है वहाँ पे नहीं मिलेंगे, थोड़े जहाँ पे मॉडरेट है वहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी में मिलेंगे। ठीक है, ओनली फ्यू लाइव इन पोलर रीजन व्हाइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द एक्सीडेंटली रिच प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। 50% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी कहाँ पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों है? रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही फेवरेबल एरिया है प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के लिए, इसलिए यहाँ पे सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी 50% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस। अब ये हमारे लेक्चर सीरीज का यूनिक फीचर यही है कि आप क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन कौन से? यहाँ वहां से उठाए हुए नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझा, और आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना रिलीवेंट आपके एग्जाम के बारे में। मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो भी मेरे नज़र के नीचे से, या फिर जो भी मैंने पढ़ा है, मुझे जहाँ जहाँ से याद आया मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन लेने चाहिए तो आप कमेंट में उसको मेंशन कीजिए, आपको उसको सॉल्व करने में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आई विल हेल्प देम टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, लेकिन आप ट्राई कीजिए, यू शुड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम देम कि एंड यू कैन रीड द एग्जामिनर ऑफ माइंड। सो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, तो आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चालू करता है, और जो बाकी का जंक होता है उसको डिलीट करना चालू करता है। आपको पता है कि माइंड की कैपेसिटी होती है वो कुछ दिन बाद वो जो है 40-4-4 का प्लान, जिसे कि बोलते हैं कि आप रिकॉल करना थोड़ा भूलते जाते हैं, तो इसी तरह से ये चीज़ें होती है। तो आपको चाहिए कि आप याद करते जाए और जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसी पर आपका दिमाग ज़्यादा फोकस करे ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आ सके। इसीलिए आपका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। Which group among the following is the omnivorous animal? नीचे में से कौन से एनिमल ओमनीवोरस है? ये एमपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, एमपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है ये। टाइगर लायन ह्यूमन बींग, कैट डॉग ह्यूमन बींग, डॉग कैट टाइगर ह्यूमन बींग, हेयर कैट। तो मैं आपको 30 सेकंड्स या फिर आप 5 सेकंड, जितना भी आपको टाइम लेना है आप लीजिए, पॉज कीजिए, थोड़ी देर वीडियो को सॉल्व कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, बाद में आंसर देखिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? कौन से ओमनिवोरस? ओमनिवोरस में माने क्या होता है? मिश्राहारी, मतलब कि जो दोनों खाते हैं, वेज एंड नॉन वेज। कौन से होंगे? आंसर विल बी टाइगर कैट, सॉरी टाइगर कैट नहीं, कैट डॉग एंड ह्यूमन बीइंग। देखिए आंसर है 2। ओके, क्यों है वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे ए चाहिए था, इसको आप ए ऑप्शन मानिए और इसको आप बी मानिए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर अल्टीट्यूड एज कंपेयर टू हायर अल्टीट्यूड। लोअर अल्टीट्यूड्स मतलब कि जो कम लोअर लैटिट्यूड, सॉरी मैंने गलती से अल्टीट्यूड पढ़ा, लोअर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड मतलब आपको देखना पड़ेगा लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड में क्या फर्क होता है, इसलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ लीजिए। लैटिट्यूड माने जो लॉन्जिट्यूड, मतलब मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन तो भी आपको समझे। इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो होती है लैटिट्यूड्स। अर्थ पे जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्जिट्यूड जो होती है वो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए लॉन्जिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो गए लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर अल्टीट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड, सॉरी लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। मतलब इसका बोलना ये है, ये ऑप्शन का, कि लोअर लैटिट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी
ग्रेटर मात्रा में पाई जाती है रादर देन द हायर लेटीट्यूड। अब लोअर लेटीट्यूड क्या होगा, ये होता है 0 लेटीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब ये होता है इक्वेटर। ओके, ये होता है 23.5, और यहाँ पे ऊपर जाएगा ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये होगा 63.5 डिग्री। ओके, ये होगा ऊपर का, ये पोलर जोन होंगे इसके ऊपर के, ठीक है। ये होगा इक्वेटर, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गए फ्रिजिड जोन के नीचे वाले लाइन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड। हम तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो लोअर लेटीट्यूड्स है, मतलब ये जो यहाँ के जोन्स है लोअर लेटीट्यूड वाले, दूसरा कलर लेते हैं, ये जो यहाँ के जो जोन है लोअर लेटीट्यूड वाले, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, इसका बोलना ये है। ओके, अमंग द माउंटेन ग्रेट ग्रेडियंट्स biodiversity is normally greater in the, एक मिनट, among the mountain gradients, यहाँ पे ग्रेड नहीं चाहिए था, यहाँ among the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to higher altitude, ठीक है। among the mountain gradients biodiversity is normally greater in lower altitude as compared to high altitude and एज कम्पेयर टू हायर अल्टीट्यूड। मतलब इसका बोलना ये है कि आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो लोअर अल्टीट्यूड में ज्यादा मिलेंगी रादर देन हायर अल्टीट्यूड। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको बायोडाइवर्सिटी कम मिलते जाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, उन दोनों की मैंने आपको अर्थ समझा दिया। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड, मतलब इस जो लोअर लेटीट्यूड के रीजन है वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेंगी। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि अमंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स द बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो हम ऑप्शन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन और टू। तो इसका स्टेट क्या होगा, राइट आंसर, राइट आंसर है बोथ, दोनों करेक्ट है। क्योंकि हम देखेंगे कि हमने पहले भी देखा कि ये जो रीजन होता है अर्थ का, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो रीजन है वो मॉडरेट यहाँ के कंडीशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रीजन है वो रिच बायोडाइवर्सिटी का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑब्वियसली राइट है। सो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, तो नीचे के रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। सो आंसर इज टू ओनली। ओके, आंसर इज बोथ 1 and 2। बायोडाइवर्सिटी इज हायर एट लोअर latitude as compared to the higher latitude. Okay, as habitat tolerance level is narrow at greater latitude. Okay, habitat tolerance level कम होता है हायर लेटीट्यूड पे। ओके, माउंटेन रेंज हाई, माउंटेन्स हैव द हायर रेंज ऑफ स्पीसीज एट लोअर लेटीट्यूड। लोअर लेटीट्यूड पे ज्यादा स्पीसीज होगी। दे कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे अच्छे होते हैं, फेवरेबल होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पीसीज का सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2013 का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमने देखा है, इसीलिए मैंने आपको हैबिटेट और नीच का डिफरेंस बताया था। हैबिटेट क्या बताता है, ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, वो कहाँ पे रह रहा है, लेकिन नीच क्या बताता है, उसका फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द फंक्शनल रोल। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए है, इकोटोन नहीं, इकोटोन क्या होता है वो हमको पता है, बायोलॉजिकल नीच, हैबिटेट, होम रेंज। तो आंसर क्या होना चाहिए, और आंसर शुड बी बायोलॉजिकल नीच बी। आंसर इज इकोलॉजिकल नीच। वहां पे शायद उसने बायोलॉजिकल किया है, सो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इट शुड बी इकोलॉजिकल नीच नॉट बायोलॉजिकल नीच। ओके, बायोलॉजिकल नीच वैसे भी एक टाइप होता है नीच का, बट यू शुड करेक्ट देयर एट इकोलॉजिकल नीच। Which of the following is the best description for the ecosystem? इकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? अब ये देखिए, यूपीएससी 2015 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ
earth which is inhabited by the living organism, community of organism along with its environment in which they live, the flora and fauna चाहिए, fauna नहीं है, it should be n, flora and fauna of geographical area. Okay, तो आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी सी, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट. हमको पता है कि इकोसिस्टम माने कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इट्स एनवायरनमेंट, कम्युनिटी उसके एनवायरनमेंट के साथ, कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट इट इज इक्वल टू इकोलॉजिकल नीड्स. आंसर सी. ओके, तो ये है एमपीएस ईएसआई प्री का क्वेश्चन है ये. सो आंसर वाज सी. फ्रॉम डैश महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड संत तुकाराम 1 ग्राम स्कीम. कौन सी ईयर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने संत तुकाराम 1 ग्राम स्कीम चालू की है? 2000, 2002, 2004, 2006. आंसर शुड बी 2006. आंसर शुड बी डी. Which among the following statements are correct? MPSC मेंस 2015 का क्वेश्चन है. प्लान डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये टाइपर ने टाइपोग्राफिकल एरर बहुत से करके रखे हैं, सो आई शुड एक बार मैं देख लूं. प्राइमरीली कंट्रोल्ड, यहाँ पर लीक किया है उसने. प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडाफिक कंडीशन. प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जो कि प्रिंट मिस्टेक हुआ है इसलिए. प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमरी, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडाफिक कंडीशन. मतलब एडाफिक कंडीशन से प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल होता है. सेकंड ऑप्शन है द वर्ल्ड इकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड आइकियास मीनिंग द प्लेस टू लिव इन, टू लिव इन, लाइन इन नहीं, टू लिव इन. ओके, मीनिंग दैट इज आवर होम इन लैटिन वर्ड. उसका मीनिंग होता है कि होम टू लिव इन, उसका मतलब होता है, और वो लैटिन वर्ड है नहीं, ये रॉन्ग है. इट इज ग्रीक वर्ड और ये भी रॉन्ग है. सो आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव. जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्राइमरली कौन कंट्रीब्यूट करता है? नॉट एडाफिक कंडीशन बट द बायोलॉजिकल कंडीशंस. ओके, नॉट ओनली द एडाफिक कंडीशंस. सो आंसर इज डी. द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम इज, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? एटमॉस्फेयर होगा? नहीं, ये अबायोटिक है, नॉन लिविंग है. ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल बायोटा. आंसर इज 1 only, 1 and 2 only. The biotic components of ecosystem is, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग फ्रेम किया है. यहाँ पे अबायोटिक क्वेश्चन चाहिए. द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, अबायोटिक इकोसिस्टम क्या होगा? सॉइल बायोटा को छोड़ के बाकी सब अबायोटिक है. बायोटा मतलब लिविंग. अब बायोटा को छोड़ के बाकी सब, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है. So these all are the abiotic component. ये क्वेश्चन होना चाहिए the abiotic component of ecosystem. Okay, so answer should be D, 1, 2 and 3 only. और ये और एक बार देखिए, मतलब कि इन कॉन्सेप्ट का देखिए कितना सिग्निफिकेंस है. इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट. ओके, सो आंसर शुड बी बी. अब ये यूपीएससी मेंस का मैंने क्वेश्चन लिया है. यूपीएससी मेंस में वैसे बहुत से डिराइव्ड क्वेश्चन है, लेकिन इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो आपको पता नहीं है या फिर हमारे लेक्चर सीरीज में आने के हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को नहीं लिया. लेकिन फिर भी मैं एक डेमो देना चाहता था कि आप देख सके और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके. ये 2018 के जीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करें कि घर पे इसको सॉल्व करें. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें. सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट in India. What are the ecological economic benefits of the organic state? तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि राइट करें, और आपको पता होना चाहिए कि 150 मार्क्स के लिए, 150 वर्ड्स के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है,
और वो 10 मार्क के लिए आपको सिंगल पेज का आंसर लिखना पड़ता है। सो आप डू राइट दैट क्वेश्चन और आप उस क्वेश्चन का फोटो निकाल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई विल ट्राई टू मतलब कि आपके क्या मिस्टेक हो रहा है वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा और आपको क्या सही उसका आंसर होना चाहिए मैं उसको अपलोड करूंगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के जो लॉकडाउन के दौरान जो गवर्नमेंट जो आपके लिए सूचनाएं कर रहा है, गवर्नमेंट जो आपके लिए नियम बना रहा है, गवर्नमेंट जो कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर रहा है, आप उसका पालन कर रहे होंगे और हमें उसका पालन करना भी चाहिए फॉर द ग्रेटर इंडिया, फॉर द स्ट्रॉन्गर इंडिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक पावर बने, हम एक आर्थिक महासत्ता बने, हम एक वैचारिक महासत्ता बने और हम भारत को आगे लेके जाए। सो हम हमारे तरीके से जितना भी हम उसमें योगदान दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। सो गाइज स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। हम और आगे मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, इसी तरह हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप जो ये चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ें मेरे से कम हो रही है, जो भी आप मुझे सूचनाएं फ्रीली कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं और क्या इस लेक्चर को अच्छा करने के लिए कर सकता हूँ। थैंक यू।